नमस्कार मित्रों, इल्विन क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था विषय को पढ़ रहे हैं। इसमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को अध्यायवार लिया गया है। तो आज का हमारा अध्याय है आयोग परिषद अधिकरण से जुड़े हुए जितने प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं, पूछे जाने की संभावना है, उनको फ्रेम करके इस कक्षा में लाया गया है। तो आइए बात कर लेते हैं। वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। वित्त आयोग के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। संविधान के अनुच्छेद 280 व 81 के अंतर्गत वित्त आयोग से संबंधित प्रावधान है। वित्त आयोग एक पूर्ण स्वायत्त न्यायिक संस्था है। कौन सा कथन असत्य है? केवल एक, दो, तो केवल दो इसमें असत्य है। अगला, वित्त आयोग एक कैसा निकाय है? वित्त आयोग एक कैसा निकाय है? न्यायिक, केवल, सलाहकारी, अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी, पूर्ण न्यायिक व सलाहकारी। तो वित्त आयोग अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग अर्ध न्यायिक एवं सलाहकारी निकाय है। वित्त आयोग के कार्यों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रपति को संघ एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध प्राप्तियों के वितरण व आगमों के आवंटन की सिफारिश करना, संचित निधि में से राज्यों को अनुदान व सहायता देने संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देना। वित्त आयोग का कौन सा कार्य है? इसमें से कौन सा कथन सही है? तो वित्त आयोग के दोनों कार्य हैं। पहला भी कार्य है कि राष्ट्रपति को संघ एवं राज्यों के बीच जो टैक्सेस होते हैं उनकी जो शुद्ध प्राप्तियों के वितरण व आगमों के आवंटन की सिफारिश करना भी वित्त आयोग का कार्य है, और संचित निधि में से राज्यों को अनुदान व सहायता देने संबंधी सलाह राष्ट्रपति को देना। तो हमारा विकल्प सी सही होगा। अगला प्रश्न, वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। वित्त आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन सदस्यों की अर्हताओं को कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद व राज्यपाल। तो जो योग्यता होती है, सदस्यों की क्या योग्यता होनी चाहिए, इसको राष्ट्रपति के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है। अगला, निम्न में से किस आयोग द्वारा संसदीय चुनावी क्षेत्रों का निर्धारण होता है? वह कौन सा आयोग है जो संसद के क्षेत्रों का निर्धारण करता है? चार विकल्प हैं: चुनाव आयोग, परिसीमन आयोग, वित्त आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग। तो परिसीमन आयोग द्वारा संसदीय चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है कि किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा। किस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत कौन सा विधानसभा क्षेत्र होगा, इसका निर्धारण परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। आगे, निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून के माध्यम से एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, 82 और अनुच्छेद 83। तो अनुच्छेद 82 के अंतर्गत आर्टिकल 82 के अंतर्गत संसद प्रत्येक जनगणना के पश्चात कानून के माध्यम से एक परिसीमन आयोग का गठन करेगा। कानून के माध्यम से, किसके माध्यम से? अपने मन के माध्यम से नहीं, कानून के माध्यम से। अनुच्छेद 42 के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र पद के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा, यह सही है। अगला, यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक एवं लेखा विभाग का मुखिया नहीं होता है। आगे, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पदमुक्ति की रीति से ही हटाया जा सकता है, यह भी सही। तो हमारा विकल्प इसमें कौन कौन सा सही हो गया? 1, 3 और 4। तो जो ऑप्शन में होगा 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, तो हमारा विकल्प सी सही हुआ। प्रश्न को दो सूची दी गई है, सूची 1 और सूची 2। इसमें सही मिलान करना है। अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 317, अनुच्छेद 316 और अनुच्छेद 320। इधर दिया है संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी व निलंबन, लोक सेवा आयोग के कार्य। तो पहला होगा 315 संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग, अनुच्छेद 315, यह सही मिलान है। अगला 317, अनुच्छेद 317 क्या कहता है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों की बर्खास्तगी एवं निलंबन कैसे किया जाएगा। अनुच्छेद 316 बात करता है सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल की। देखिए, एकदम
पहले क्या होगा, लोक सेवा आयोग का गठन होगा, उसके बाद सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल होगा, उसके बाद उनकी बर्खास्तगी की बात की जाएगी, उसके बाद लोक सेवा आयोग के कार्य क्या क्या है उनके बारे में हम बात कर लेंगे। तो हमारा क्या हुआ, 1 3 2 4, 1 3 2 4 जो हमारा विकल्प है वही सही हुआ। तो हमारा विकल्प बी सही हुआ। अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है। विकल्प सी। अगला, संघ लोक सेवा आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करिए और कौन सा कथन असत्य है उसके बारे में बताइए। संघ लोक सेवा आयोग भारत में एकमात्र केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। एकमात्र केंद्रीय भर्ती अभिकरण नहीं है, इसके अलावा भी हमारे पास एसएससी है, दो तो ऐसे ही हो गया, रेलवे हो गया, तमाम हमारे पास भर्ती अभिकरण है। दूसरा, संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपता है अनुच्छेद 323 के तहत, आर्टिकल 323। तो ये तो हमने अभी पढ़ा। आगे, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाए जाने संबंधी मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाती है। यह भी बिल्कुल सही है। तो हमारा कौन सा कथन असत्य है? केवल पहला असत्य है। तो हमारा विकल्प ए सही हो गया। राज्य लोक सेवा आयोग की सदस्यों की पदच्युति मतलब हटाने के प्रक्रिया किस कारण से संघ लोक सेवा आयोग से भिन्न है? देखिए, 4 विकल्प दिए गए हैं। यह पूछ रहा है कि जो हमारा संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और स्टेट सर्विस पब्लिक कमीशन में जो उनके मेंबर्स हैं उनको हटाने की प्रक्रिया किस कारण से भिन्न है। 4 विकल्प हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदमुक्ति प्रधानमंत्री नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदमुक्ति राष्ट्रपति द्वारा तथा नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। यही इसमें भिन्नता है, बाकी सब ठीक है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हेतु एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान है? अनुच्छेद 356, 336, 338 और 335। तो अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुच्छेद 338 ए के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। आगे, अनुच्छेद 1987 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग का नाम परिवर्तित कर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग रखा गया, किंतु किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक पृथक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण है, 69वां, 38वां, 89वां। तो 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसको पृथक कर दिया गया, अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग बिल्कुल अलग अलग हो गए। अनुच्छेद 338 में एक के लिए प्रावधान है और एक में अनुच्छेद 338 एक के लिए प्रावधान दिया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के कार्यों में कौन सा संबंधित नहीं है? नहीं है की बात कर रहा है। अनुसूचित जाति के संरक्षण, कल्याण एवं सामाजिक आर्थिक विकास हेतु कार्य करना, अनुसूचित जातियों पर किए गए अत्याचार एवं उत्पीड़न के मामलों में स्वतः संज्ञान व द्वारा कार्यवाही करना, अल्पसंख्यकों को कानूनी अधिकारों के प्रति सचेत करना, राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए कार्य। तो इसका विकल्प सी सही है। अगला, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजातियों के लिए एक पृथक निकाय की स्थापना की गई है? अभी हम लोग बात किए हैं 89वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। निम्न में से किस वर्ष राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया? 2003, 2004, 2005 और 2006। तो वर्ष 2004 में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया है। अगला प्रश्न, कथनों पर विचार करना है और कौन सा असत्य है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का कार्य ऐसे समुदायों में वन सुरक्षा व सामाजिक वानिकी में अधिक सहयोग करना है जो अनुसूचित जनजाति के हैं। बिल्कुल यह सही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की शक्तियां सिविल कोर्ट के समान ही होती है। दोनों विकल्प सही हैं हमारे, अर्थात कोई भी असत्य नहीं है। तो न तो 1 न ही 2, हमारा विकल्प डी सही हो गया। भारत के निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चुनाव करिए। अनुच्छेद 324 के तहत संसदीय चुनाव, विधानसभा चुनाव, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों हेतु चुनाव की देखरेख, निर्देश व नियंत्रण का अधिकार चुनाव आयोग को प्राप्त है। बिल्कुल सही बात है। यह एक अखिल भारतीय आयोग है, यह भी सही है।
मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये भी सही है। निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति क्षेत्रीय प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति करता है। चारों विकल्प सही है, विकल्प डी हमारा सही हो गया। निर्वाचन आयोग की शक्तियों एवं कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और सत्य कथन का चयन करिए। निर्वाचक नामावली तैयार करना व योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना, बिल्कुल सही। राजनीतिक दलों को मान्यता देना एवं चिन्हों को आवंटित करना, यह भी सही। राजनीतिक दलों हेतु आचार संहिता तैयार करना, यह तीनों विकल्प सही है। केवल एक, 3, 1, 2, तो हमारा विकल्प डी सही है। अर्थात निर्वाचन आयोग की शक्ति एवं कार्यों के संबंध में यह तीनों जो तथ्य दिए गए हैं तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस निकाय में प्रमुखतः न्यायिक व प्रशासनिक दोनों सदस्य होते हैं तथा इसका कार्य भर्ती एवं सेवा संबंधी सभी मामलों के निपटारे का है? निर्वाचन आयोग, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग। तो जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है उसमें न्यायिक व प्रशासनिक दोनों सदस्य होते हैं और इसका कार्य भी होता है कि भर्ती एवं सेवा संबंधी सभी मामलों के निपटारों से संबंधित होता है। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो जो निर्वाचन आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है, विकल्प सी। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 326। तो अनुच्छेद 324 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था नहीं है। मानवाधिकार आयोग, लोकसभा का सचिवालय, राज्य का वित्त आयोग, केंद्र का वित्त आयोग। तो मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक संस्थान नहीं है, यह सांविधिक संस्थान है। का गठन किया जाता है प्रत्येक तीसरे वर्ष, दूसरे वर्ष, 5वें वर्ष और चौथे वर्ष। तो वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत प्रत्येक 5वें वर्ष किया जाता है। अगला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने की शक्तियां किसके पास है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, या राज्य सरकार व केंद्र सरकार, या सर्वोच्च न्यायालय? तो केंद्र सरकार के पास ऐसी शक्तियां हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित निम्न कथनों में से असत्य कथन का चुनाव कीजिए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ओबीसी आयोग की बात कर रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पिछड़े वर्गों के विषय में विशेष जानकारी रखने वाले 2 सदस्य तथा सरकारी स्तर का एक सचिव आयोग के अन्य सदस्यों में शामिल है, दोनों विकल्प सही है। अर्थात कोई भी असत्य नहीं है, तो हमारा विकल्प डी सही हो गया। यह रहा आयोग परिसीमन और जितने अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, पिछड़ा वर्ग आयोग है, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न आपको हमारी कक्षा कैसी लगती है कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार दें। कृपया आप हमारे चैनल पर नए दर्शक हैं तो कृपया चैनल से जुड़े, पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।